नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से जुड़े स्टूडेंट्स का। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पॉलिटी में। एक्ट्स भी आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, वो भी आपको याद रखने थे। संविधान के निर्माण किस प्रकार से हुआ, क्या प्रोसीजर था उसका, वो आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ आज छोटे छोटे दो टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे अपन। छोटे टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो पहला टॉपिक आज का लेंगे वो लेंगे संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कहेंगे ये क्या है? जब हमने अपना संविधान बनाया तो हमने अलग अलग देशों के संविधानों को देखा, उनकी जो अच्छी बातें थी, जो अच्छी प्रणालियां थी, वो हमने अपने संविधान में समाहित की। तो हमारे संविधान की बहुत सी चीजें अलग अलग देशों के संविधान से ली गई हैं, उनके विषय में चर्चा की जाएगी। आपको नोट भी करने हैं वो सभी, ठीक है? तो सबसे पहली चीज जो हमने आपको बताई थी, पहले भी फर्स्ट लेक्चर में ही बताई थी, कि भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग 2/3 भाग, 2/3 पार्ट कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। यहां आप लिखना चाहे फ्रेश तो लिख सकते हैं। हेडिंग बनाइए संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा अब आपको लिखना है हमने किस देश के संविधान से क्या क्या चीजें ली हैं। सबसे पहले लिखिएगा आप मूल कर्तव्य। क्या है ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? सबसे पहले मूल कर्तव्य लिखिए। मूल कर्तव्य यह कहां से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य ध्यान रखिएगा, ये लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ या रूस के संविधान से। कहां से? पूर्व सोवियत यूनियन या सोवियत संघ या रूस। आज का जो रूस है, बताएंगे, ये भी कहीं चर्चा में आएगा। तो क्या है इनका चक्कर? रूस, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको लिखनी है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं जर्मनी से। कहां से? जर्मनी से, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो सबसे पहले आप और अभी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था और न्यायपालिका की शक्ति। न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति का आधारभूत ढांचा, लोक सेवा आयोग। राजनीति का ढांचा, लोक सेवा आयोग, ये सारे प्रोविजंस देन हैं 1935 के अधिनियम की। किसकी? 1935 के अधिनियम की, ठीक है। ये सब आपको याद करने हैं। महत्वपूर्ण जो है वो भी आपको बताए जाएंगे। मूल कर्तव्य पे टिक कर लीजिए। आपातकालीन जितना भी लिखाया है ये सभी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण आती है वो आते हैं आपके मूलाधिकार, सर्वोच्च न्यायालय। मूलाधिकार, सर्वोच्च न्यायालय। मूलाधिकार
तीन चार चीजें हैं जो एक जगह से उठाई हैं हमने। मूलाधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायिक पुनरावलोकन होते क्या है ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान की सर्वोच्चता, महाभियोग, ये जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं ये हमने किस संविधान से ली हैं? ये महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं ली गई हैं अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से, यूएस। इसमें एक और जोड़ लीजिएगा, उपराष्ट्रपति का पद तथा उसका राज्यसभा का सभापति होना। उपराष्ट्रपति का पद तथा उसका राज्यसभा का सभापति होना। ये सारी व्यवस्थाएं किस देश की देन है? ये है अमेरिका की। इसमें महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा मूलाधिकार, संविधान की सर्वोच्चता और महाभियोग। अधिक महत्वपूर्ण क्या है? मूलाधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, महाभियोग। यहां तक क्लियर? चले आगे चलते हैं। इसमें एक और ऐड कर लीजिए, ये भी पूछ लेगा फिर आप कहेंगे छूट गया। राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का प्रधान होना। राष्ट्रपति का सेना प्रधान होना, यह भी कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, बार बार वीडियो सुनना पड़ेगा, तब आपकी कोई चीजें याद रहेंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर? जिन पे टिक लगाए हैं उन पे टिक कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं कि ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। जो ब्रिटेन का संविधान है वहां से क्या क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये दोनों कहाँ की देन है? ये ब्रिटेन की। विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, ये कहां से लिए गए हैं? ये सब देन है ब्रिटिश संविधान, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, कहां की है? यूके। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, दो सदनों की व्यवस्था, द्विसदनीय विधायिका। कहां से लिए गए हैं? ये सब लिए गए हैं ब्रिटेन से। महत्वपूर्ण क्या क्या है इसमें? एकल नागरिकता और विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, ये तीन इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बात आपको और बता देते हैं यहाँ,
हमारी टेस्ट सीरीज हमने डाली हुई है पॉलिटी की अपने YouTube चैनल पर। वहां पर इस टॉपिक पर क्वेश्चंस बने हुए हैं, लगभग 25 क्वेश्चन है। और वह क्वेश्चन इस तरह के हैं कि अगर आप वो 25 क्वेश्चंस को बार बार 5-6 बार 10 बार कर लेते हैं तो आपके इस पोर्शन के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। समझ में आया आपको? अगर वो क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आपके यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आपके प्रैक्टिस में वो क्वेश्चंस आ जाएंगे। वरना आपकी इच्छा है आगे आप जैसे चलना चाहें। ये नोट किया सबने? कहाँ का? यूनाइटेड किंगडम, यूके, या ब्रिटिश संविधान, या ब्रिटेन, कुछ भी लिखिए। अच्छा, ये आपको पता है कि भारत कॉमनवेल्थ का या राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? क्वेश्चन अभी हम देख रहे थे पुराने क्वेश्चंस, तो ये आया था, इसलिए सोचा आपसे डिस्कस कर दें कि राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था भारत 1949 में। जो लिखना चाहे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है? ये आप लिख लीजिएगा। अब आगे इसमें देखते हैं। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। क्या क्या? संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? ये केंद्र के पास। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। तो ये जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं, ये किस संविधान से ली गई हैं? ये ली गई है कनाडा के संविधान से। कहां से? कनाडा या कनाडा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। कनाडा के संविधान से, ठीक है? इसके अलावा जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची बताएंगे इसके बारे में भी। समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावना की भाषा। ये चारों पोर्शंस दिए गए हैं कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। महत्वपूर्ण क्या क्या है? समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। ज्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। क्लियर? यहां तक लिख लिया? ये पोर्शन अभी वो है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं और इसमें इंस्टीट्यूट कोई भी कुछ कर नहीं सकता, ज्यादा याद करना है। और इन पोर्शंस को याद करने का बेस्ट वे आउट है क्वेश्चन सॉल्विंग, जो आप जाकर कर सकते हैं चाहे करना तो, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ठीक है? और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेशन किया जाना। जानते हैं इस विषय में? सुना है कभी कि राष्ट्रपति राज्यसभा में
12 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं जो कि समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में मनोनयन, ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड। सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व, सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें क्या है? नीति निर्देशक तत्व। क्लियर? अगला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये एक ही है इसमें और ये आपको याद रखनी है। ये ली गई है जापान से। कहां से? जापान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। संविधान संशोधन प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से दी गई है, ये दक्षिण अफ्रीका से। क्लियर? तो ये कुछ सोर्सेज हैं जहां से हमने अपने संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों को हमने लिया है। इनके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है? यहां तक कोई डाउट या क्वेश्चन किसी के मन में? क्वेश्चन सीरीज आपको 100% सॉल्व करनी है। ज्योग्राफी आपकी चालू है, अभी हिस्ट्री आपकी चालू है। जो जो पोर्शंस होते जा रहे हैं, ज्योग्राफी की भी टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। और सामान्य भाषा में अगर कहें तो जो एग्जाम्स ज्यादा बड़े स्तर के नहीं हैं, कहने का मतलब है यूपीएससी, बीपी यूपीएससी और यूपीपीएससी या कोई भी स्टेट का पीएससी, या ऐसे एग्जाम्स जिसमें मेंस एग्जाम नहीं होता, केवल वनडे एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाता है और उनमें जनरल स्टडी पूछा जाता है। तो उन एग्जाम्स के लिए आप केवल क्वेश्चन सीरीज भी करके चले जाएंगे 5 से 6 बार, तो जीएस का पेपर आपका पोर्शन सही जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर अब बात करते हैं। सोर्सेज में आपको इतना ही जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान की उद्देशिका। इसे प्रस्तावना, प्रेम्बल भी कहा जाता है। संविधान की उद्देशिका, संविधान में क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं सभी देश के लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए? तो उद्देशिका शुरू किससे होती है? उद्देशिका का प्रारंभ होता है हम भारत के लोग। हेडिंग बना लीजिएगा उद्देशिका, हम भारत के लोग। यह प्रश्न आ चुका है कि हमारे संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ किस शब्द से होता है। उद्देशिका याद है आप किसी को? नहीं होगी, याद कीजिए, अपने देश की है, अच्छा लगेगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये है आपकी उद्देशिका। लिखवाई गई, कहीं से डाउनलोड कर लेना यार उद्देशिका, ये तो कहीं से मिल जाएगी आपको। ठीक है ना?
तो इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है वो आपको इस उद्देशिका की बताएंगे हम। सबसे पहले याद रखिएगा, इस उद्देशिका में एक तिथि का जिक्र हुआ है 26 नवंबर 1949। जो लिखना चाहे लिखते चलिए, 26 नवंबर 1949। क्या कह रहे, लिखा दे क्या उद्देशिका? लिख लो भाई, लिख लो, लिखो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, कौमा दे देकर है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कौमा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, कौमा, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ब्रैकेट में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, कौमा, संवत 2006 विक्रमी, कोष्टक बंद, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, कौमा, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जब ये लिखी ली है तो इसमें याद रखना, जो शब्द जिस क्रम में है वो उसी क्रम में रहेंगे, ठीक है। पहली महत्वपूर्ण चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, क्वेश्चन आ चुका है शब्दों के सीक्वेंस के विषय में भी और इस विषय में भी कि हमारा संविधान कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की प्रस्तावना में बात की गई है। बार बार पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। तो सबसे अब इसमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, इनके विषय में आप थोड़ा लिख लीजिए। सबसे पहले हम भारत के लोग, भारत को छोटे छोटे हेडिंग्स बना दीजिए। हम भारत के लोग, भारत को, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए किया है। किसने किया है? भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए किया है। समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? समाजवादी शब्द का अर्थ है कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है। समाज में जो संपदा है, जो धन है, वेल्थ है, यह सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन, उद्योग धंधों की जितनी भी चीजें हैं, इनसे जुड़े कायदे और कानून बनाती है ताकि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कम हो, ठीक है। अगला है प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। तो हम क्या है? प्रभुता संपन्न। लोकतंत्रात्मक अर्थात सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं,
अर्थात जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन होगा। क्लियर। एक और है इसमें पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है भाई? पंथ निरपेक्ष का आशय है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी तरह स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। यह है पंथ निरपेक्ष। न्याय। न्याय से आशय है कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। गणराज्य शब्द का वर्णन किया गया है कि शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान का व्यक्ति होगा। स्वतंत्रता। नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, अपने विचारों का किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। तो यह वह शब्द है जो कि कुछ दिए गए हैं। समता दी गई है। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। बंधुता। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसा कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कम न माने। तो ये क्या है? ये हमारे संविधान के आदर्श हैं, जिसे संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था। क्लियर। अब बात करते हैं कि संविधान की उद्देशिका में हुआ क्या क्या है। और तो नीचे इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। अब इसमें लिखिए कि संविधान की उद्देशिका में, संविधान की उद्देशिका में संविधान के ध्येय या उद्देश्य एवं उन आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है जिन पर हमारा संविधान और शासन प्रणाली आधारित है। उद्देशिका से दो अर्थ निकलते हैं। क्या क्या? इससे यह प्रकट होता है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या होगा। अगर संविधान में कोई कंफ्यूजन आता है तो उसका समाधान उद्देशिका से किया जाएगा। संविधान की भाषा कहीं संदिग्ध है तो संविधान को किस उद्देश्य को ध्यान में रख के बनाया है, यह ये भावना वहां से ली जाएगी। ठीक है। दूसरा, इसमें वे उद्देश्य वर्णित हैं जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है। क्लियर। इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था हमारी उद्देशिका में, आज तक एक ही बार हुआ है। 42वें संशोधन 1976 में ये हुआ था। 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, बहुत आया ये क्वेश्चन। पंथ निरपेक्षता, अखंडता। यह क्वेश्चन काफी बार आया है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। प्रारंभ में क्या था? प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, लेकिन बेरूबारी लिख दें आप, कैसे लिखेंगे इसे पता नहीं। बेरूबारी बनाम भारत संघ का एक मामला आया था 1960 में उच्चतम न्यायालय में। इस मामले में कहा गया कि नहीं, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार, जो कि अगला मामला आया, कौन सा? केशवानंद भारती मामला। इतना भी ध्यान रखोगे तो अभी तुम ऑप्शन लगाए होगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार के एक मामले में व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उद्देशिका संविधान का भाग है और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान में उल्लेखित मूल दर्शन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ये व्यवस्था किस मामले में दी गई? केशवानंद भारती मामले में। कोर्ट कहना क्या चाह रही थी?
कोर्ट कहना चाह रही थी, ऐसा ना हो कि आप पूरे संविधान के उद्देश्य ही बदलने से, एकता, अखंडता, समाजवादी, बंधुत्व, समाजवाद, आप इन सबको उड़ा दें, ऐसा नहीं होगा। तो जो संविधान के मूल आदर्श हैं, जिन्हें संविधान का मस्तिष्क भी आप कह सकते हैं, आप इनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई संशोधन आप करना चाहते हैं, जैसे आपने ये 3 शब्द जोड़े, इसमें हमें आपत्ति नहीं है। तो बेरोजगारी मामले में कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है उद्देश्य का, लेकिन केशवानंद भारती मामले में उस निर्णय को बदल दिया गया और कहा गया कि संविधान का मूल भाग है उद्देश्य का, संशोधन हो सकता है लेकिन अनुचित संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर? तो ये 2 छोटे छोटे टॉपिक्स आज हमने आपके कवर कर दिए हैं, इनको कंटिन्यूसली आप वॉच कीजिए। कोई कंफ्यूजन होता है तो बताइए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ी हिम्मत मिलती रहे कि हाँ, लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम की। कल शायद कुछ बिहार का बीपीएससी का 68 एग्ज़ाम भी है, वो लोग जो दे रहे हैं उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू।